बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS 502 का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम टाइम एनालिसिस यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे रनिंग टाइम एनालिसिस है। द मेन पर्पस ऑफ आवर मैथमेटिकल एनालिसिस विल बी मेजरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। We will also be concerned about the space memory required by the algorithm। क्या मतलब है इसका? इसका दोस्तों मतलब ये है कि जब आप कोई भी एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं तो उस एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम एनालिसिस होता है उसमें हमारा मेन पर्पस क्या होता है? उसमें हमारा मेन पर्पस ये होता है दो चीज़ें। वैसे तो बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, लेकिन जो मेन दो चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं? एग्जीक्यूशन टाइम मीन कि आपके इस एल्गोरिदम जो आपने एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है उस एल्गोरिदम को चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। तो ये हमने फाइंड करना होता है। और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी होती है? स्पेस मतलब मेमोरी, मतलब आपका जो एल्गोरिदम है जो आपने डिज़ाइन किया है वो आपका एल्गोरिदम चलते हुए कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितनी मेमोरी जो है वो रिज़र्व करवाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है वो आपने मस्ट मैयर करनी होती हैं अपने एल्गोरिदम के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी आप टाइम कम्प्लेक्सिटी मैयर करते हैं, मतलब ये चेक करते हैं कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कितना टाइम लेगा, तो दोस्तों उसको हम 3 डिफरेंट एंगल से मैयर करते हैं। या तो वर्स्ट केस टाइम के साथ, या एवरेज केस टाइम के साथ, या फिर बेस्ट केस टाइम के साथ। अब यहाँ पे सर ने सिर्फ 2 केस बताए हैं, बेस्ट केस के बारे में नहीं बताया। सो मैं आपको तीनों के बारे में बता दूंगा कि वर्स्ट केस टाइम क्या होता है, एवरेज केस टाइम क्या होता है और बेस्ट केस टाइम क्या होता है। तो चलिए पहले इन तीनों के बारे में डिफरेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको सबसे पहले वर्स्ट केस टाइम की बात करूं, सबसे पहले किसकी बात करूं? वर्स्ट केस टाइम। वर्स्ट केस टाइम की। दोस्तों वर्स्ट केस टाइम में कितना टाइम लगता है? पहले तो हम ये देख लेते हैं वर्स्ट केस टाइम कहते किसको हैं। दोस्तों बुरे से बुरा केस, बुरे से बुरा केस समझो ना, मतलब मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा इसके ऊपर। तो आपके एल्गोरिदम को जो मैक्सिमम टाइम लगता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम आप मैक्सिमम फाइंड करोगे उससे ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों जो हमारे एल्गोरिदम को चलने का जो मैक्सिमम टाइम होता है ना, बुरे से बुरा केस, उसको दोस्तों हम वर्स्ट केस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके सामने एक एरे ली है, और इस एरे के अंदर जो है 6 ब्लॉक्स हैं, मतलब इसमें 6 जो है वो इंडेक्सेस हैं, और हर इंडेक्स के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है। मान लो आपको दोस्तों एक वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है 8। आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है 8। अब आपने क्या किया? आपने सबसे पहले दोस्तों इंडेक्स नंबर 1 में चेक किया। क्या देखें, आपकी जो वैल्यू सर्च आपने करनी है 8, क्या आपकी वो इंडेक्स नंबर 1 में पड़ी, इंडेक्स नंबर 0 में पड़ी हुई है? नहीं। उसके बाद आपने देन चेक किया इंडेक्स नंबर 1 के अंदर, क्या आपकी वैल्यू इंडेक्स नंबर 1 के अंदर पड़ी हुई है? नहीं। उसके बाद आपने चेक किया इंडेक्स नंबर 2 के अंदर, क्या आपकी वैल्यू जो आपने सर्च करनी है क्या वो इंडेक्स नंबर 2 के अंदर पड़ी हुई है? नहीं। फिर आपने दोस्तों चेक किया इंडेक्स नंबर 3 के अंदर, क्या वहाँ पड़ी हुई है? नहीं। फिर आपने चेक किया इंडेक्स नंबर 4 के अंदर, बताया क्या यहाँ पड़ी हुई है? नहीं। फिर आपने लास्ट में चेक किया इंडेक्स नंबर 5 के अंदर, क्या आपकी वहाँ वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है? यस, वहाँ हमारी वैल्यू पड़ी हुई है। तो मुझे ये बताएं आपकी एरे का टोटल साइज़ कितना था? आपकी एरे का टोटल साइज़ था 6। और आपको कितने टाइम विजिट करना पड़ता है, मतलब कितने जो है वो स्टेप परफॉर्म करने हैं? दोस्तों आपको जो है 6 स्टेप परफॉर्म करने पड़े हैं, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 6 ही साइज था और 6 ही आपने स्टेप परफॉर्म किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई भी एरे का इंडेक्स स्किप नहीं किया। आपने पूरी एरे को पहले स्कैन किया, पूरी एरे के 1 बाय 1 इंडेक्स को विजिट किया, और फाइनली 6 स्टेप के बाद, यानी 6 जो एरे का टोटल साइज़ था, वो टोटल साइज़ हमें विजिट करने के बाद हमारी वैल्यू जो है वो फाइंड हुई है। तो दोस्तों इसी को तो हम कहते हैं बुरे से बुरा केस। कि यानी इससे क्या बुरा केस हो सकता मुझे बताया, क्या इससे कोई बुरा केस हो सकता था? नहीं, क्योंकि साइज़ ही 6 था। अगर साइज़ ज़्यादा होता तो हम आगे जाते। अब साइज़ भी 6 है और हमें टोटल स्टेप कितने परफॉर्म करने पड़े हैं? 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना साइज़ था उतना ही स्टेप परफॉर्म करने पड़े। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं वर्स्ट केस टाइम, के बुरे से बुरा केस, कि जितना साइज़ था उतना ही स्टेप परफॉर्म करने पड़े। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लो आपके पास जो है ना वो 10 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से आपने ये फाइंड करना है कि इसमें से कितने स्टूडेंट जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे।
या कितने स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं। तो मान लो आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं, और जब आपने फाइंड किया तो 10 के 10 स्टूडेंट ही आपकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो देखो 10 स्टूडेंट थे, 10 के 10 ने अप्लाई कर दिया, तो मतलब बुरे से बुरा केस, बुरे से बुरा केस, तो दिस इज अ वर्स्ट केस टाइम। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो हमारे पास दूसरा केस कौन सा है, दूसरा केस है एवरेज केस टाइम। दोस्तों ये एवरेज केस टाइम क्या होता है, एवरेज केस टाइम कहते हैं मतलब मीडियम साइज़, मतलब आपका जितना साइज़ था उसका हाफ आपने जो है स्टेप परफॉर्म किया। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड करनी है, मान लो आपने यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड करनी है 1, आपने एक वैल्यू फाइंड करनी है 1। तो देखो टोटल साइज़ था कितना, आपकी एरे का टोटल साइज़ था 6, और आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो आपको किस स्टेप में मिल रही है। देखो पहले आपने पहला स्टेप परफॉर्म किया, वैल्यू मिली है, नहीं मिली। फिर हमने दूसरा स्टेप परफॉर्म किया, वैल्यू मिली है, नहीं मिली। तीसरा स्टेप परफॉर्म किया, वैल्यू मिली है, यस मिल गई है, वैल्यू क्या हो गई है, मिल गई है। तो मुझे बताएं कितने स्टेप के बाद आपको वैल्यू मिली है, 3 स्टेप के बाद आपको वैल्यू मिल गई है। और टोटल आपके एरे का साइज़ कितना था, 6। मतलब ये कि आपको हाफ स्टेप, जितना आपकी एरे का साइज़ था उससे हाफ स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपको आपकी वैल्यू जो है आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो फाइंड हो चुकी है। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं एवरेज केस टाइम। मतलब एवरेज केस टाइम क्या कि मतलब मीडियम साइज़ का जो है टाइम, मतलब जितना आपके टोटल साइज़ था उससे आपने हाफ जो है वो स्टेप परफॉर्म किए और आपको वैल्यू मिल गई है। ऐसे ही दोस्तों मान लो जैसे 10 स्टूडेंट थे और 10 में से सिर्फ 5 स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, या 4 स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, या 6 स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, यानी सारे स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया, या सारे स्टेप परफॉर्म करके हमें वैल्यू नहीं मिली, बल्कि हाफ स्टेप परफॉर्म करने के बाद हमें वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली मिल गई है। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं एवरेज केस टाइम। और बेस्ट केस टाइम क्या होता है, बेस्ट केस दोस्तों टाइम ये होता है कि आपने जो वैल्यू सर्च करनी है वो आपको पहले स्टेप के ऊपर भी मिल गई है, या आपके पास मान लो 10 स्टूडेंट थे उसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट ने ही अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, तो दिस इज़ अ बेस्ट केस। मतलब जैसे ही हमने सर्च किया तो फ़ौरन से हमें पहले स्टेप के ऊपर ही वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बेस्ट केस, अच्छे से अच्छा केस। मतलब जैसी चीज़ सर्च की लकीली वो फ़ौरन से मिल गई। जैसे ही हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने अप्लाई किया, ठीक है, या एक ही स्टूडेंट जो है अहल हुआ उसके लिए, तो दिस इज़ द बेस्ट केस टाइम। समझ आ गई बात की। तो चलिए उम्मीद है आपको दोस्तों तीनों किसी में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब चलते हैं वापस, और यहाँ पे दोस्तों वर्स्ट केस टाइम में सिर्फ दोस्तों आपको ये जो फार्मूला है सिर्फ ये याद करना था, और ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए जो मैंने आपको मेन इतनी देर लगा के ये जो कंसेप्ट समझाया ना, वर्स्ट केस का, एवरेज केस का और बेस्ट केस का, सिर्फ आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए। अगर पेपर में या 2 नंबर का आता है तो आपने 2 नंबर की डेफिनेशन के अंदर ये लिख सको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इस तरह जैसे मैंने आपको एरे की एग्जाम्पल देकर समझाया, ऐसे आप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल पेपर में लिखोगे ना तो आपके ये 2 नंबर कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। मतलब आपने अपने वर्डिंग में लिख देना कि वर्स्ट केस टाइम क्या होता है, बुरे से बुरा टाइम होता है, और एवरेज केस टाइम क्या होता है मतलब एवरेज टाइम, मतलब मीडियम स्टेप परफॉर्म करने के बाद या हाफ स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपको जो है आपकी चीज़ मिल गई है, इसको हम एवरेज केस कहते हैं। और बेस्ट केस मतलब एक ही स्टेप परफॉर्म किया तो आपको वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ पे दोस्तों वर्स्ट केस के अंदर ये फार्मूला आप जो है अगर 2 नंबर के अंदर आता है तो 1 नंबर का आपका फार्मूला होगा और 1 नंबर की आपकी इसका कंसेप्ट होगा जो आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे। अब यहाँ पे इस फार्मूले के सामने क्या बताया हुआ है, यहाँ पे इनपुट ऑफ साइज़ n, मतलब यहाँ पे दोस्तों ये जो n है ये आपकी नंबर ऑफ़ इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी है। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एरे साइज़ कितना था, मतलब जैसे यहाँ पे एरे साइज़ कितना था 6, तो आपकी यहाँ पे ये जो आपको रिप्रेजेंट करना है टी मीन टाइम और वर्स्ट मीन वर्स्ट केस टाइम इंटू n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्स का मतलब दोस्तों ये है चूँकि यहाँ पे हमें मैक्सिमम स्टेप परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फार्मूले में उसने मैक्स लिखा है। मैक्स आई इंटू एन का मतलब क्या है कि मतलब आई जो है वो n तक जाएगा, आई 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, नंबर ऑफ टोटल स्टेप्स तक जाएगा। और उसके बाद टी ऑफ आई यहाँ पे डिनोट कर रहा है रनिंग टाइम को, कि कितना टाइम लगेगा आपको आपके इस एल्गोरिथम को रन होने के लिए। तो ये दोस्तों इसका फार्मूला वर्स्ट केस टाइम फाइंड करने का, टी ऑफ वर्स्ट इंटू एन इक्वल टू मैक्स आई मॉड इक्वल टू एन और टी ऑफ आई। ये फार्मूला आपने इसका याद रख लेना है वर्स्ट केस का। अब यहाँ पे इसने ये चीज़ें तो डिफाइन कर दी हैं कि यहाँ पे जो n है वो आपकी नंबर इनपुट्स ऑफ साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो यहाँ पे दोस्तों ये जो i है, ये जो i आपको टी ऑफ आई यहाँ पे डिनोट कर रहा है आपकी इनपुट इंस्टेंस को। इंस्टेंस कहते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो ये आपके
इनपुट इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद आई मॉड डिनोट इज इट्स लेंथ, और ये जो आई मॉड ना जो बता रहा है कि मैक्स आई मॉड इक्वल टू एन के मतलब आई जो है वो 1 से लेकर एन तक जाएगा, ये बेसिकली आपकी डिनोट कर रहा है लेंथ को कि कितनी लेंथ होगी, मतलब कितने टाइम आप इस लूप को एग्जीक्यूट करोगे। और उसके बाद टी ऑफ आई डिनोट द रनिंग टाइम, और उसके बाद आपको ये जो टी ऑफ आई है जो कि ओवरऑल लिखा हुआ है टी इंटू आई, ये आपके डिनोट कर रहा है रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम ऑन इनपुट आई, के इनपुट आई के ऊपर कितना रनिंग टाइम आपका जो है वो लगेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट दोस्तों आपके आ जाता है वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस के अंदर क्या है, वर्स्ट केस अभी सेम फार्मूला इसमें क्या जी समेशन यूज़ हो रही है। समेशन क्यों यूज़ हो रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने मैक्सिमम नहीं जाना, यहाँ पे हमने मैक्सिमम स्टेप तक नहीं जाना, बल्कि यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है। आप जो है 2 स्टेप के बाद भी आपको वैल्यू मिल सकती है, 3 के बाद भी, 4 के बाद भी, मतलब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली किसी भी हाफ स्टेप्स के बाद आपको जो है वैल्यू फाइंड हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पे समेशन लगा रहे हैं कि समेशन का मतलब होता है सम करना, कि मतलब जितने स्टेप आप परफॉर्म करोगे उन तमाम स्टेप्स को हमने आपस में क्या कर दिया सम कर दिया, उनका समेशन ले रही। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बेसिकली हो रही है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा हो सकता है 2 स्टेप के बाद चीज़ मिल जाए, हो सकता है 3 स्टेप के बाद भी चीज़ मिल जाए, ये मतलब है यहाँ पे। और जैसे ऊपर लिखा हुआ था फार्मूले में टी ऑफ वर्स्ट, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है टी ऑफ एवीजी मीन एवरेज केस टाइम इनटू एन फिर वही मतलब टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स इक्वल टू समेशन आई इंटू एन मीन आई 1 से स्टार्ट करेगा और नंबर ऑफ स्टेप्स तक जाएगा। यहाँ पे एन दोस्तों आपके जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। यहाँ पे समेशन शो कर रहा है कि यहाँ पे आपकी ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे नहीं काउंट होंगे, सारे एलिमेंट काउंट नहीं होंगे, बल्कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो काउंट होंगे। इसीलिए आगे उसने लिखा हुआ है पी ऑफ आई और टी ऑफ आई। टी ऑफ आई आपकी टोटल रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने आपने स्टेप जो है वो परफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका फार्मूला एवरेज केस टाइम का। तो बेसिकली ये आपके 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, वर्स्ट केस टाइम और एवरेज केस टाइम, जिसमें आप क्या करोगे अगर ये 2 नंबर में आता है तो फिर आपने क्या करना है, जो मैंने आपको वर्स्ट केस टाइम और एवरेज केस टाइम का डिफरेंस समझाया है वो आपने अपनी वर्डिंग में एक या 2 लाइन का लिख के फिर उसके बाद नीचे आपने ये फार्मूला लिख देना है वर्स्ट केस का और एवरेज केस का। और अगर दोस्तों ये MCQs में आता है तो फिर आपको ये इसका फार्मूला पूछा जा सकता है। यहाँ आपको अगर ये 2 नंबर में आता है तो फिर ये आपको फार्मूला भी पूछ सकते हैं। मान लो आपको सर कहते हैं जी वर्स्ट केस टाइम का फार्मूला लिखो या फिर एवरेज केस का केस जो टाइम है उसका फार्मूला लिखो, तो ये आपको फार्मूला दोनों याद होने चाहिए इसके। समझ लगी बात की। नेक्स्ट दोस्तों आता है एनालिसिस ऑफ द ब्रूस्ट फोर्स मैक्सिमा एल्गोरिदम। दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो ब्रूस्ट फोर्स मैक्सिमा एल्गोरिदम बनाया था, मतलब एल्गोरिदम जो डिज़ाइन किया था 2 डायमेंशनल मैक्सिमा का, उसके ऊपर हमने क्या फाइंड करना है, रनिंग टाइम फाइंड करना है। दोस्तों अब ये रनिंग टाइम इसका फाइंड करने से पहले मैं आपको सिंपल एक रनिंग टाइम फाइंड करना सिखा देता हूँ कि मान लो अगर पेपर में आपको कोई भी एक एल्गोरिदम आता है और कहा जाता है कि इसका रनिंग टाइम फाइंड करके दो, तो कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रनिंग टाइम का मतलब ये होता है कि जो आप स्टेप परफॉर्म कर रहे हो उस स्टेप को चलते हुए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखें ये आपका स्टेप नंबर 1। अब दोस्तों ये जो स्टेप नंबर 1 है इनपुट ए, ये कितना टाइम लगेगा, ये दोस्तों सिर्फ जो है 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो रनिंग टाइम में बेसिकली हमने ये बताना होता है कि आपकी ये स्टेटमेंट कितने टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो मैंने कहा ये जो इनपुट ए स्टेटमेंट है ये सिर्फ 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद दोस्तों इनपुट बी, ये भी कितना टाइम एग्जीक्यूट होगी, 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद सम इक्वल टू ए प्लस बी, ये जो थर्ड स्टेप है या ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद दोस्तों प्रिंट सम, ये भी जो 4th नंबर वाली स्टेटमेंट है या 4th नंबर वाला स्टेप है ये भी सिर्फ 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। अब आपने क्या करना होता है दोस्तों कि जो आपने ओवरऑल तमाम स्टेप्स का ईच स्टेप का ये जो रनिंग टाइम फाइंड किया होता है इन सब को आपस में ऐड करना होता है। तो देखो 1 + 1 + 1 + 1 = 4, मतलब टोटल आपको अगर आपका ये जो कोड है ये जो एल्गोरिथम है जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये टोटल कितना टाइम लेगा, 4 टाइम चलेगा, मतलब ये 4 टाइम लेगा आपका चलते हुए। तो आप इसको लिखो कैसे, ऑर्डर ऑफ 4। ऑर्डर ऑफ 4 का मतलब क्या कि आपका ये जो एल्गोरिथम है ये चलते हुए 4 जो है अप्रॉक्सीमेटली टाइम जो है वो लेगा। ठीक है, और दोस्तों ये बात याद रखिएगा रनिंग टाइम को या तो हम थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ओह बिग ओ नोटेशन के साथ शो करते हैं। अब यहाँ पे बिग ओ के साथ में लिखा है मतलब ओ ऑर्डर ऑफ 4। ऑर्डर ऑफ 4 का मतलब क्या कि ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम 4 जो है ये एल्गोरिथम जो है वो चलेगा, रन होगा। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे भी आपने ये एक एल्गोरिथम है, आपने इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम फाइंड करना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये बात याद रखिएगा ये जो लूप होती है ना ये एन टाइम चलती है। एन टाइम क्यों चलती है, क्योंकि यहाँ पे देखें आई जो है 1 से स्टार्ट किया और 2n तक जा रहा है।
एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतनी दफ़ा ये लूप चलेगी। इसलिए ये फिर लूप हम क्या कहेंगे, क्या ये लूप एक दफ़ा रन होगी, नहीं, इसे तो दोस्तों 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक। तो मतलब मान लो अगर आपके पास 5 एलिमेंट हैं तो ये लूप जो है 1 से लेकर 5 तक जाएगी, मतलब ये लूप 5 दफ़ा चलेगी। तो इसका मतलब फिर हम सिंपली क्या कहेंगे कि ये लूप एन टाइम चल रही है। ऐसे दोस्तों ये जो अंदर वाली आपकी इंटरनल लूप है ये भी क्या कर रही है, J1 से स्टार्ट करके टू एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक ये J जो है 1 से लेकर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक जा रहा है। तो ये लूप भी कितने दफ़ा चल रही है, एन टाइम चल रही है। मतलब जैसे अगर एन के पास 5 वैल्यू है तो J1 से लेकर 5 तक जाएगा, मतलब हम ये कह सकते हैं ये लूप जो है 5 दफ़ा चलेगी, मतलब एन टाइम चलेगी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इफ़ कंडीशन है ये यहाँ पे चलेगी तो 1 टाइम, ये जो इफ़ कंडीशन है चलेगी तो 1 टाइम, लेकिन इसमें जितने अलग अलग आपने फार्मूला यूज़ किए हैं उतनी आपकी यहाँ पे ये 4 एक्सेस का मतलब क्या है, बेसिकली आप ये देखो, पहली आपकी एक्सेस ये वाली है आई नॉट इक्वल टू जे, पहला तो ये आप फार्मूला चेक कर रहे हो, दूसरा फार्मूला क्या चेक कर रहे हो, पी ऑफ आई डॉट एक्स, दूसरा आप ये चीज़ एक्सेस कर रहे हो, और तीसरी कौन सी चीज़ आप एक्सेस कर रहे हो, पी ऑफ यहाँ पे हाँ पी ऑफ जे डॉट एक्स, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पी ऑफ आई डॉट वाई और पी ऑफ जे डॉट वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल जो है ये 4 एक्सेस जो है चीज़ों को एक्सेस कर रहे हो, मतलब पी ऑफ आई डॉट एक्सेस में बेसिकली ये आपकी ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना अपने पी ऑफ आई, मतलब कितने एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर रहे हो, ये बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिकली एक्सेस में नहीं आएगा, आई नॉट इक्वल टू जे एक्सेस में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये तो जस्ट एक कंडीशन है जो चेक कर रही है क्या आई जे के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इस चीज़ को चेक कर रही है। लेकिन जो एक्सेस हम किसको कर रहे हैं कि जो आप बेसिकली जाके मेमोरी से वैल्यू फैच करके लेके आके उसको एक्सेस कर रहे हो मेमोरी से। तो यहाँ पे देखो पी ऑफ आई डॉट एक्स ये क्या है, बेसिकली एक वैल्यू है जो रैम में पड़ी हुई है, जो आप वहाँ से रैम से एक्सेस करके यहाँ लेके आओगे। उसके बाद पी ऑफ जे डॉट एक्स ये भी बेसिकली आपकी पॉइंट की वैल्यू है जो आपकी रैम के अंदर पड़ी हुई है, स्पीड है जो आपकी रैम के अंदर पड़ी हुई है, ये वो वहाँ से आप एक्सेस करके लेके आओगे। तो यहाँ पे देखो पहली वैल्यू जो आप रैम से एक्सेस करोगे, दूसरी वैल्यू जो आप रैम से एक्सेस करोगे, तीसरी एंड चौथी, मतलब 4 एक्सेसेस आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट चलेगी तो 1 टाइम, लेकिन इसमें 4 एक्सेस डिफरेंट वैल्यूज़ आप एक्सेस कर रहे हो रैम से, तो इसलिए हमने यहाँ भी कर दिया, इसमें 4 एक्सेसेस जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो आपकी वैल्यू है इसमें कितने एक्सेसेस हैं, इसमें देखो 2 एक्सेसेस हैं। 2 एक्सेसेस कैसे, पी ऑफ आई डॉट एक्स कॉमा पी ऑफ आई डॉट वाई, तो पहली एक्सेस ये होगी पी ऑफ आई डॉट एक्स और दूसरी एक्सेस ये होगी पी ऑफ आई डॉट वाई। तो इसमें कितने एक्सेसेस हैं, 2 एक्सेसेस हैं जो आप वैल्यूज रैम से एक्सेस करके लेके आ रहे हो, ठीक है जी दोस्तों। अब यहाँ पे ये तो स्टैंडर्ड आपको बता दिया गया कि यहाँ पे ये एंड टाइम चल रहा है, ये एंड टाइम चल रहा है, और मैंने आपको उसकी रीज़न बता दी है ये एंड टाइम क्यों चल रहा है, ये भी एंड टाइम क्यों चल रहा है, यहाँ पे 4 एक्सेस क्यों है और यहाँ पे 2 एक्सेस क्यों है। और पेपर में आपको ये वाला कोड भी दिया जा सकता है कि और पूछा जाता है कि ये जो मैक्सिमा का कोड एल्गोरिथम है इसका रनिंग टाइम फाइंड करके दो फाइनली, और उसके बाद दोस्तों आपने इसका फाइनल रनिंग टाइम भी फाइंड करके देना होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिया था ना कि मतलब पहले हमने ईच स्टेप को फाइंड किया उसके बाद ओवरऑल फाइंड किया, ऐसे यहाँ पे आपने फाइंड करना। अब यहाँ पे टी ऑफ एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टाइम, टी ऑफ एन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टाइम को इक्वल टू, आगे ये समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली दोस्तों आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी एक्सटर्नल लूप को, आपकी एक्सटर्नल लूप हो, ये जो आपकी एक्सटर्नल लूप है, आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहाँ तक जा रहा है एन तक। तो ये बात याद रखिएगा जब भी हम इस तरह रनिंग टाइम फाइंड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, समेशन के नीचे हम वो वैल्यू लिखते हैं जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और समेशन के ऊपर हम वो वैल्यू लिखते हैं जहाँ तक हमने जाना होता है। तो ये देखो नीचे हमने आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं आई को, और कहाँ तक जा रहे हैं एन तक जा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ गौर करो ज़रा, ये जो आपकी इफ़ कंडीशन है, ये जो आपकी ये जो नीचे सबसे लास्ट पे इफ़ कंडीशन है, ये किसका पार्ट है, ये आपकी इस बाहर वाली एक्सटर्नल लूप का पार्ट है। क्योंकि ये मैंने आपको कल भी बताया था जो चीज़ जिसके नीचे थोड़ा सा हटके होना, ये देखो मुझे ये बताओ ये जो इफ़ कंडीशन है ये इस इंटरनल फॉर लूप के बिल्कुल नीचे है ना, इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ये इसकी बॉडी का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो चीज़ जिसके बिल्कुल नीचे होना वो उसकी बॉडी का पार्ट नहीं होता। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, ये जो आपकी इफ़ कंडीशन है ये आपकी बाहर वाली एक्सटर्नल फॉर लूप का पार्ट है, ठीक है। सो इसलिए चूँकि आप यहाँ पे ये जो फार्मूला लिख रहे हो एक्समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, ये बेसिकली आपकी एक्सटर्नल लूप है, और एक्सटर्नल लूप में आप कितने एक्सेस ले रहे हो, 2 एक्सेस वैल्यूज जो एक्सेस कर रहे हो, 2 पॉइंट्स जो एक्सेस कर रहे हो, उसके बाद प्लस, और उसके बाद आपकी इंटरनल लूप की बात हो रही है। इंटरनल लूप के अंदर आप क्या कर रहे हो, जे को 1 से स्टार्ट करके n तक जा रहे हो, यही देखो बात हो रही है। समेशन
जे इक्वल टू 1 टू n, और उसके बाद आप मुझे बताओ आपकी इंटरनल लूप के अंदर कितने एक्सेसेस हो रहे हैं। तो आपकी ये जो इफ़ कंडीशन है ये आपकी इंटरनल लूप में आ रही है, जो कि 4 पॉइंट एक्सेस कर रही है। सो आप इसके आगे आपने बताया कि आपकी ये जो इंटरनल लूप है इसके अंदर आप J1 से लेकर n तक जा रहे हो, और ये जो कितने पॉइंट्स को एक्सेस कर रही है, 4 पॉइंट को एक्सेस कर रही है, इसलिए यहाँ पे आपने 4 लिख दिया है। ठीक है, समझ आएगी बात की। अब दोस्तों आप सबसे पहले इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे दोस्तों आपके J इक्वल टू 1 टू n का मतलब क्या है कि आपके ये जो 4 एक्सेसेस हैं ये आपकी बेसिकली n टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। कितने टाइम एग्जीक्यूट होंगी, n टाइम एग्जीक्यूट होंगी। तो हम भला क्या करते हैं, हम बेसिकली जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना उसको अपनी इस कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू n का मतलब क्या है, 4 इंटू n का मतलब यह कि आपका 4 जो है ये n से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 4 इंटू n, आगे प्लस कौन सा, ये वाला प्लस, और उसके बाद टू कौन सा, ये वाला, ये जो आपका स्टार्टिंग पे 2 था। तो यहाँ पे फाइनली जब भी हमने इस चीज़ को अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, 4 इस n से मल्टीप्लाई हुआ तो जवाब आया 4n प्लस 2 ये वाला। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों अब हम ये बाहरी वाली समेशन को सॉल्व करेंगे। अब ये बाहरी वाली समेशन का क्या मतलब है, ये बाहरी वाली समेशन का मतलब ये है कि ये जो समेशन के साथ ये जो ऊपर n है, ये n जो है आपकी इस ब्रैकेट के अंदर इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब 4n प्लस 2 जो है मल्टीप्लाई होगा आपकी इस n वैल्यू के साथ। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, 4n प्लस 2 इंटू n, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब बेसिकली क्या होगा, ये जो बाहरी वाला n है ये मल्टीप्लाई होगा अंदर वाली इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। तो मतलब जब 4n n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जवाब आया, 4n का स्क्वायर, उसके बाद प्लस वैसे ही आ गया, उसके बाद 2 जो है n से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब क्या है 2n। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया है। अब दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जब आप जो भी आप वैल्यू अखज़ करते हो फाइनली, उसमें जो सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू होती है ना वो हमारा असल फार्मूला, असल जो है टाइम होता है, रनिंग टाइम होता है। अब मुझे बताएं आप, ये जो 4 है और ये जो 2 है ये कांस्टेंट टाइम है। ये जो कांस्टेंट टाइम होता है ना वो दोस्तों निगलेक्ट हो जाता है रनिंग टाइम के अंदर। जो आपका कांस्टेंट टाइम होता है ना वो क्या हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है अगर उसके साथ कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल मौजूद हो। तो यहाँ पे देखो इसके साथ एक n वेरिएबल मौजूद है और उसकी पावर कितनी है। यहाँ पे अब आपने ढूंढना है कि इसमें कौन सा ऐसा n है जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ पे n जो है पावर 2 सबसे हाईएस्ट है। तो दोस्तों यही आपका असल रनिंग टाइम है। तो मतलब आपके इस फार्मूले में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, n स्क्वायर की। तो यहाँ पे हमने देखें लिखा थीटा आ इंटू n स्क्वायर। तो असल में आपका यहाँ पे रनिंग टाइम कितना बन रहा है ओवरऑल n स्क्वायर। तो मतलब 2 डायमेंशनल मैक्सिमा का आपका जो रनिंग टाइम आ रहा है वो n स्क्वायर आ रहा है। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ना ये थोड़ा ट्रिकी है एनालिसिस के लिहाज से। यहाँ पे थोड़ा आपको माइंड यूज़ करना पड़ता है, थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है जिसकी वजह से ये थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितना हो सके इजी वर्डिंग में जो है इसको समझाऊँ। अब यही दोस्तों यहाँ पे चूँकि सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो n स्क्वायर थी, इसलिए हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ गया है, n स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर n क्यूब होती तो हमारा आंसर n क्यूब आता। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर n 5 होती तो हमारा आंसर n 5 आता। तो मतलब जितनी भी हाईएस्ट पावर होना वो हमारा बेसिकली क्या आता है, आंसर आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट दोस्तों MCQs के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। जैसे आपको पेपर में पूछा जा सकता है, बताओ अरिथमेटिक सीरीज़ का फाइनल रनिंग टाइम क्या होता है। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होती है। अरिथमेटिक सीरीज़ ये होती है कि अगर आप I1 से स्टार्ट कर रहे हो और हर एक स्टेप के बाद आप एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रहे हो, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह। तो दोस्तों आपकी अरिथमेटिक से इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज़, और इसका जो फाइनल रनिंग टाइम आता है वो क्या आता है, n स्क्वायर। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। ये आपको 4 डिफरेंट MCQs हैं, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इसको हाईलाइट कर लें कि अरिथमेटिक सीरीज़ का फाइनल रनिंग टाइम क्या होता है जी, आर्डर ऑफ n स्क्वायर या थीटा ऑफ n स्क्वायर इसका रनिंग टाइम होता है। और इसका फार्मूला क्या है, I इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो इंपॉर्टेंट MCQs है इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, वो है जी क्वाड्रेटिक सीरीज़। क्वाड्रेटिक सीरीज़ क्या होती है, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें आप हर वैल्यू का स्केल लेते हो, हर वैल्यू क्या करते हो, स्केल लेते हो, और फाइनली उन सब वैल्यू का स्केल लेने के बाद उनको आपस में ऐड कर लेते हो। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है I का स्केल, मतलब यहाँ पे अपनी हर वैल्यू का क्या लेना है, स्केल लेना है। तो अगर दोस्तों आप क्वाड्रेटिक सीरीज़ सॉल्व कर रहे हो तो उसका जो फाइनल रनिंग टाइम होता है वो थीटा ऑफ n क्यूब होता है। ये बात याद रखनी है आपने कि क्वाड्रेटिक सीरीज़ का जो फाइनल रनिंग टाइम होता है वो थीटा ऑफ n क्यूब होता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो है जी ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ दोस्तों क्या होती है कि इसमें आप x की पावर I लेते हो, मतलब वो वेरिएबल
सॉरी, वो वेरिएबल जहाँ से आप मतलब जिसकी वैल्यू आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग लूप को चलाना स्टार्ट कर रहे हो, बेसिकली हम एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे आपका कोई भी एलिमेंट है और आई जो है वो आपकी पावर है, आई जो है आपकी पावर है दोस्तों। इस तरह अगर फार्मूला हो आई एक्स इंटू आई, सॉरी यहाँ एक्स की पावर आई, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या करते हो, इसमें इसका जो फाइनल रनिंग टाइम होता है वो थीटा ऑफ एन स्क्वायर होता है। और उसके बाद फाइनली जो आपका एमसीक्यूज है वो है जनाब आपका हार्मोनिक सीरीज़। ये हार्मोनिक सीरीज़ क्या होती है, जिसमें आप डिवीजन करते हो, मतलब आप अपनी जो भी वैल्यू हो उसको डिवाइड करते हो आई के ऊपर। आई आपका बेसिकली यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो जब आप डिवीजन करते हो तो इसको हम कहते हैं हार्मोनिक सीरीज़। और इसमें क्या होता है, जो एन होता है वो आपका ग्रेटर और इक्वल होता है 0 से, और इसका जो फाइनल रनिंग टाइम होता है वो होता है थीटा ऑफ लॉग एन, थीटा ऑफ लॉग एन। तो ये दोस्तों 4 एमसीक्यूज थे। आपको इनका ये जो नाम याद होनी चाहिए, ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होती है, क्वाड्रेटिक सीरीज़ क्या होती है और हार्मोनिक सीरीज़ क्या होती है, और इनका फाइनल रनिंग टाइम आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।